हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर टीचिंग एग्जाम ओवरलोड चैनल। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें प्रथम बिंदु बनता है हड़प्पा की कहानी। तो लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते हुए वक्त हड़प्पा की खोज हुई थी, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा की खोज लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते वक्त हुई थी और यह पाकिस्तान में है। तथा उसके 80 साल पहले पुरातत्वविद उससे तथा 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने कुछ और स्थलों को खोजा, जिससे यह पता चला कि यह खंडार अपने उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, तथा इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में आ चुका है कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अगला बिंदु है, इन नगरों में से प्रायः सभी 2 हिस्सों में बटे। सिर्फ धौलावीरा ही एक ऐसा शहर था जो 3 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी भाग जो होते थे वह छोटे तथा ऊंचाई पर होते थे, जिन्हें नगर दुर्ग कहा जाता था। तथा जो पूर्वी हिस्से होते थे वह बड़े होते थे, लेकिन निचले स्तर पर होते थे, निचले इलाके में होते थे, जिन्हें निचला नगर कहा जाता था। तथा दोनों ही हिस्सों की चारदीवारी ईंटों से बनी होती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का खास तालाब, जिसे विशाल स्नानागार कहा गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है, जिसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। तथा पानी का रिसाव ना हो, इसलिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। साथ ही सरोवर के दोनों तरफ सीढ़ियाँ पाई गई हैं एवं इसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो सरोवर को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था तथा उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किए थे। तो यह स्नानागार लगभग विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही यूज किया जाता था। अगला बिंदु है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि शायद वहाँ यज्ञ आदि भी होते थे। तथा कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, जिससे कृषि का साक्ष्य हमें मिलता है। अगला बिंदु है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो सिंधु सभ्यता के नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले के होते थे तथा इनके आंगन के चारों ओर कमरे होते थे एवं अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार पाए जाते थे तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो सिंधु सभ्यता के घरों में 2 मंजिले के होते तथा आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे तथा हर घरों में लगभग अलग स्नानागार पाया जाता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे बीच में। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। तो सिंधु सभ्यता के कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। तो इन नालों को सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था तथा हर नालों को हल्की ढलान में बनाया गया था, जिससे पानी आसानी से बह सके। तो हर नाली में हल्की ढलान होती थी, जिससे पानी आसानी से बह सकता था। तथा अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। इन नालों को घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। नाले चूँकि अंदर से बनाए गए थे, इसलिए मेन होल बनाए गए थे, जिससे कि सफाई और देखरेख हो सके। घर, नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिसे जाल पद्धति कहा गया है। अगला बिंदु है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में योजना में जुटे रहते थे, जो शासक होंगे। तो हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल होती थी। यहाँ पर कई लोग होते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में हमेशा प्रयासरत रहते थे। अगला इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि लिपिक किसे कहते हैं। तो जो मुहरों पर लिखते थे उन्हें लिपिक कहा जाता था। तथा शिल्पकार किसे कहते हैं? जो किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। तथा इन नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। अगला बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी मोहरें बनाते थे, वे पत्थर की मोहरें बनाते थे। तथा इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिले हैं। तो इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिले हैं, जिनमें पशुपति, बैलों आदि के चित्र ज़्यादातर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन हुए लाल काली बर्तन बनाते थे। अगला बिंदु जो इम्पॉर्टेंट है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो प्रश्न यह पूछा जा चुका है कि कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं।
तो कपड़े के टुकड़े के अवशेष तथा चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से कपास के साक्ष्य मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती थी। तो पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो फेन किसे कहते हैं, यह अगला बिंदु है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेंस प्राकृतिक रूप से होते थे कि इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो फेंस को किस प्रकार बनाया जाता था कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिला दिया जाता था तथा उनसे विभिन्न आकार की वस्तुएं बनाई जाती थी तथा उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी तथा उन परत पर रंग प्रायः नीले या हरे रंग के कर दिए जाते थे। फेन से मन के चूड़ियाँ बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो यह प्रश्न भी आ सकता है, फेन से क्या क्या किया जाता था। फेन से मन के चूड़ियाँ बाले तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अगला बिंदु है कि हड़प्पा के लोग कहाँ से क्या मंगाते थे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात लगभग संभवतः राजस्थान तथा पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान तथा ओमान से करते थे तथा टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। एवं टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, वह राजस्थान और ओमान से करते थे तथा टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था तथा टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। और सोने का आयात हड़प्पा के लोग कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला बिंदु है ज़मीन की जुताई हल से होती थी। हल के साक्ष्य तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए गए थे, लेकिन हल के आकार के कुछ खिलौने मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि ज़मीन की जुताई हल से ही की जाती थी। हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि धौलावीरा नगर कहाँ बसा है। तो कच्छ के इलाके में जो गुजरात में है, खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में साफ पानी था तथा ज़मीनें उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था तथा इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार होती थी। तो इन 3 भागों के हर बीच में पत्थर की दीवारें होती थी ऊंची ऊंची तथा इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जिसे लगभग स्टेडियम माना गया है। तो अगर प्रश्न यह आ सकता है कि किस नगर में हड़प्पा सभ्यता के खुला मैदान या स्टेडियम पाया गया था, तो वह धौलावीरा नगर था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। अगला बिंदु है कि लोथल ऐसा नगर था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर के एक भंडारगृह से भी था। तो लोथल में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मुहरबंदी मिली हैं। अगला बिंदु बनता है कि मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों को, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक स्थान से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो मुहरों का प्रयोग उन सामान से भरे उन डब्बों के लिए किया जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे। थैलों का बंद करने के लिए उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। तो थैले के मुहाने को बंद करने के लिए उन पर गीली मिट्टी पोती जाती थी, फिर उन पर मुहरें लगाई जाती थी तथा इसी मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। तो मुहरबंदी किसे कहते थे, मुहर की छाप क्यों मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगला बिंदु है सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ने लगे। तो लगभग 3900 साल पहले सिंधु सभ्यता के नगरों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक से लोग इन नगरों को छोड़ने लगे। लेखन, मुहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया तथा दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़क पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे तथा जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही घर बनने लगे।
यह सब क्यों हुआ, या इसका कुछ प्रमाण नहीं मिला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूखने लगी थी तथा कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, इसमें विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया, तो कुछ का मानना है नदियाँ सूख गई, तथा कुछ अन्य का मानना है कि बाढ़ आ गई थी। क्योंकि बाढ़ और नदियों का सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है, तो इन नगरों का सही प्रमाण नहीं मिल पाया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण ही समाप्त हो गया होता। ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण ही समाप्त हो गया। जो भी हुआ होगा, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। तो यह आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्र की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसमें एक और बिंदु है कि नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु यही बनता है कि नील नदी कहाँ है, तो वह मिस्र में है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। तो मिस्र के लगभग 5000 साल पहले मिस्र के राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और मोहरे, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना गया। तो पिरामिड क्या है, ईरान के मिस्र के राजाओं ने जो बड़े बड़े मकबरे बनाए, इन्हें पिरामिड कहा गया। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। तो राजाओं के मरने पर, मिस्र के राजाओं को मरने पर इन्हीं शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। तो मिस्र के राजाओं के शवों को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। तो इन राजाओं के शवों के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे कि खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो दुनिया के इतिहास में ही शवों को दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च मिस्र में ही किया जाता था। चलिए, यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका क्विक रिकैप करते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु है कि हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में है, उस वह पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते वक्त लगभग 150 वर्ष पहले खोजा गया था, तथा लगभग 80 साल पहले इस सभ्यता से संबंधित अन्य स्थलों को भी खोजा गया था। तो हड़प्पा तथा अगला बिंदु, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। यह 2 टीलों में बटा था, पश्चिम तथा पूर्व। तथा पश्चिमी टीला छोटा एवं ऊंचाई होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया, जिसमें बड़े लोग रहते थे। तथा छोटा टीला बड़ा होता था तथा निचले स्तर पर होता था। अगला बिंदु है कि पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार में। तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अगला बिंदु है कालीबंगा व लोथल में यज्ञ करने वाले हवन कुंड भी मिले हैं। कालीबंगा व लोथल में यज्ञ करने वाले अग्निकुंड भी मिले हैं। अगला बिंदु, मनकों के निर्माण में कार्निलियर पत्थर का यूज होता था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो शायद मुझसे छूट गया है कि मनकों के निर्माण में कार्निलियर पत्थर का यूज होता था। तथा एक और बिंदु इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता लोहा से अपरिचित थी, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे। तथा बाट बनाने के लिए चर्ट पत्थर का यूज होता था। अगला बिंदु, 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास का साक्ष्य मिला। तो यह बिंदु इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास का साक्ष्य मिला, तो वह 7000 वर्ष पूर्व था। अगला बिंदु है फेयंस किसे कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से बनाए गए पत्थर व शंख को फेयंस कहा जाता है। अगला बिंदु यह है कि सिंधु सभ्यता में कहाँ से क्या आता था। तो तांबा का इंपोर्ट राजस्थान और ओमान से होता था। टीन मंगाया जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था तथा बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाए जाते थे। अगला बिंदु है धौलावीर। धौलावीरा खदिर बेद के किनारे है, जो कि कच्छ में है। यहाँ साफ पानी की व्यवस्था थी तथा नगर 3 भागों में बटा था। अगला बिंदु है मुहर की छाप किसे कहते हैं। तो मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, जो सामान को पैक का चिन्ह देने के लिए दिया जाता था। तो आज का सेशन यहीं तक। कल हम फिर किस नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।